चंदन कैमरा ऑन कर अपना। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होती है, ये कंक्लूजन या ये बात रदरफोर्ड ने दुनिया को बताई। इससे पहले जो मॉडल आया था उस मॉडल को हम पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन का मॉडल था। उन्होंने बताया था कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल जो है वो एम्बेडेड है। बट ना तो वो एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की बता पाए थे, ना ही वो एग्जैक्ट लोकेशन प्रोटॉन की बता पाए थे। न्यूक्लियस का तो उन्हें पता ही नहीं था। और रदरफोर्ड ने अपने जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने स्कैटर किए थे वो अल्फा पार्टिकल ज्यादातर क्रॉस हो रहे थे एटम के अंदर से, तो उससे पता लग रहा था कि एटम का ज्यादातर स्पेस खाली है। ओके। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं सेंटर में है और उस सेंटर को नाम दिया गया था न्यूक्लियस। ओके। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे समझ रहे हैं और यही यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देखिए इन्होंने लिखा है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो पहला कंक्लूजन मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो उन्होंने अपना रिजल्ट बताया उस रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन पास हुए थे, सॉरी अल्फा पार्टिकल पास हुए थे, उसमें वो कह रहे हैं कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल इजीली उस गोल्ड फॉइल में से बिना डिफ्लेक्ट किए पास हो गए। दूसरा कंक्लूजन जो था वो था वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, क्योंकि छोटे मोटे पार्टिकल ऐसे भी थे जो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। उसका कारण उन्होंने बताया इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, जिससे ये पता लग रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत छोटी सी जगह पे वो मौजूद है वो। राइट। उसके बाद अ वेरी तीसरा पॉइंट जो था अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन का मतलब है कि सॉरी दैट मीन्स लगभग 1800 में से एक या 12,000 में से एक या दो ऐसा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल था जो रीबाउंड हुआ, जिसको टकराने के बाद वो वापस रीबाउंड होता है। सॉरी भाई क्या हो रहा है सुबह सुबह। इससे ये पता लगता है, ठीक है, कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है वो वहीं पे रीबाउंड होंगे जहां पे उन्हें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं, और इसीलिए वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो सेंटर में था कहीं और उसी को नाम दिया गया न्यूक्लियस। और इसी के बेस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दुनिया को दिया, ठीक है, और ये है वो मॉडल की स्टेटमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक्सक्यूज मी। देखो, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है प्रोटॉन वाला हिस्सा, वो बिल्कुल सेंटर में होता है एक छोटी सी जगह पे, और उसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो साइज था न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा था कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये मान के चलिए कि अगर एक क्रिकेट का ग्राउंड है जो कि बहुत बड़ा होता है और एक क्रिकेट की बॉल है, तो क्रिकेट की बॉल जो है वो न्यूक्लियस है और क्रिकेट का पूरा ग्राउंड जो है वो एटम का बाकी का पूरा स्पेस है या साइज है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ सकते हो कि न्यूक्लियस का जो साइज था वो एटम के मुकाबले में वेरी वेरी स्मॉल था। एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस में, घूम रहे विद हाई स्पीड सर्कुलर पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। तो उन्होंने बताया कि ऑर्बिट होती है, पाथ होते हैं, जिसमें जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ जो है प्लेनेट घूम रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इसी तरीके से ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल सोलर सिस्टम, ठीक है, इन विच द न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट ऑफ द रिवॉल्विंग प्लेनेट। तो ये कुछ बातें थी जिनको समझना और जानना बहुत जरूरी था। और ये बेटा ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर में एग्जाम में आता है, जिसमें सवाल आता है कि एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग या गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड मेंशन ऑल द ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो है कंक्लूजन एंड
एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल? तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ध्यान से समझने की जरूरत है आपको इसे। अब ये तो चलो ये क्लियर हो गया कि रदरफोर्ड ने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद कुछ बातें बताई और फिर उन्होंने अपना एटम का एक स्ट्रक्चर दिया। लेकिन लिमिटेशन क्या रही, खामियां क्या रही? खामियां ये रही, देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, तो आप बोलोगे उन्होंने बताया पहले पॉइंट में, ठीक है, दैट न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी वेयर द ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड देम, ठीक है। और अब लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन में हमारे पास जो है खामियां आती है कि क्या कमियां रही उनके मॉडल के अंदर। तो देखिए, द ऑर्बिटल रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो द एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड गेट द एनर्जी। तो ये बता रहे हैं कि ऑर्बिटल रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जो ऑर्बिटल रिवोल्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ये कौन है बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमेगा। लेकिन ये बात वो नहीं बता पाए कि अगर ऐसा है तो तुम्हें भी पता है इस बात का कि अगर कोई चीज लगातार घूमती जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ऐसा होते होते धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे और न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएंगे और एटम की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि वो ये नहीं बता पाया कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कैसे घूम रहे, किस तरीके से घूम रहे, कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, और यही उनकी एक कमी थी। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस देख लो बेटा। On the basis of the Rutherford model of atom, which subatomic particle is present in the nucleus of the atom? तो बताइए कौन बच्चा बताएगा मुझे कि रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से जो उसने स्ट्रक्चर दिया था एटम का, उसके हिसाब से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, बताए। प्रोटॉन। एग्जैक्टली, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन था। समझ में आ गई बात? अगला सवाल देखिए, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out a foil of metal other than the gold? ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि अगर गोल्ड की जगह वो कोई और मेटल की फॉइल लेते तो क्या ऑब्जर्वेशन होती। तो ऑब्जर्वेशन ये होती थी, गोल्ड जो है सबसे फाइनेस्ट आप कह सकते हो मेटल है, जिसको सबसे ज्यादा हाईली मेलिएबल माना जाता है, इससे पतला और किसी मेटल को नहीं किया जा सकता। तो अगर हम किसी और मेटल को लेते तो माइट भी उनकी ऑब्जर्वेशन उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं आती। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। समझ गए? ये देखिए, ये 1000 थिक थे, ये ऐसे एक एटम, दो एटम, ऐसे 1000 एटम थिकनेस की ये गोल्ड फॉइल थी। अगर हम कोई दूसरा मेटल लेंगे तो वो इतनी पतली फॉइल बनाना उसकी संभव नहीं है। अब जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, नाउ ध्यान से देखिएगा सारे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो तुम थोड़ा सा विजुअल में देखोगे तो शायद तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगी। जो जो बात हमने अभी अभी की उसी का एक विजुअल फॉर्मेट आपके सामने बेटा। ये है जोसेफ जॉन जे थॉमसन, जिन्होंने सबसे पहले मॉडल दिया था, 1856 से 1940 तक रहते। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आए, इन्होंने जो मॉडल दिया था वो प्लम पुडिंग मॉडल है, जो हम पहले कर चुके, पहली क्लास में बता चुका हूँ। इन्होंने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसके बीच में जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड है। ठीक है, लेकिन ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, ये जो एटम है ये स्फेरिकल जरूर है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है सेंटर में, इन द सेंटर। और यहाँ सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन। तो जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं एटम के, वो सारे के सारे इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हालांकि ये भी एक कमी छोड़ गया था, और वो कमी ये थी कि ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कितने कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, और इसी वजह से इनकी लिमिटेशन यानी कि खामी रह गई थी। ध्यान से देखते रहिए, ये रदरफोर्ड का मॉडल है, और ये गोल्ड की फॉइल थी बेटा, ऐसे करके गोल्ड की फॉइल ली। ये इस चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की एक राउंड स्ट्रिप, ये स्क्रीन है जिसके ऊपर जो भी चीज टकराएगी वो स्ट्राइक करने के बाद जब बाउंस होगी तो उसकी डायरेक्शन हमें पता लगेगी कहाँ से आ रही है। और ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स एक खास तरीके के मेटल का बॉक्स है, जिसके अंदर जो है एल्फा पार्टिकल्स को के सोर्स को रखा गया, जो यहाँ से बीम के रूप में निकलेंगे और यहाँ से स्लिट में से अंदर जाके इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करेंगे। ध्यान से देखते रहिए।
तो ये था वो छोटा सा बॉक्स, लेड का बॉक्स, और इसके अंदर ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, राइट, जहां से ये एक तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसमें से जो रेज निकलती है वो अल्फा पार्टिकल्स होती है। देखो इस तरीके से निकल रही है, लेकिन इसको बाहर निकलने का रास्ता जहां से मिलेगा वहां से सीधी स्लिट से बाहर निकलेगी। छोटा सा जो होल दिख रहा है ये देखो, लाइक दिस, लेजर बीम की तरह बाहर निकल रही है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से थे, और ये यहाँ पे इस लेड की शीट में से एक छोटा सा होल बनाया गया और सीधे जाके गोल्ड पे टकरा रही है। देखो जहां जहां टकरा रही है, ज्यादातर जो पास हो रहे हो पीछे जाके टकरा रहे, यू जस्ट कैन सी, मोस्टली जो पास हो रहे हो वो पीछे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यही उसने पहले उसमें देखा था, ये फ्लोरेसेंट शीट है जिसके ऊपर ग्लो हो रहा है कि कहाँ पे पार्टिकल जो है स्ट्राइक किया। और ये एक एटम को दिखाया गया, ये देखो ये सिंगल एटम है, ये सिंगल एटम का ये न्यूक्लियस है बेटा, और ये ज्यादातर खाली स्पेस, जो रेड लाइन देख रही हो खाली स्पेस है, जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल के जो है, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल निकल के जो है दीवारों पे पीछे टकरा रहे हैं। और ये जो बिल्कुल क्लोज में जा रहे हैं, स्क्रीन पे आप ध्यान से देखोगे तो इस छोटे एंगल पे क्या हो रहा है, बैंड भी हो रही है। देखो छोटे छोटे एंगल पे जो आपको बैंड होते दिखाई दे रहे, दे आर ऑल लाइक दिस। ये देखो ये कुछ ऐसे जो रीबाउंड हो रहे हैं, तो जो बिल्कुल यहाँ न्यूक्लियस के बीच में जाके स्ट्राइक करेंगे, वो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पे भी लाइक चार्जेस रिपल करेंगे और ये वापस रीबाउंड करेंगे। ध्यान से समझिए इस चीज को, ये एक सिंगल एटम को दिखाने की, ये देखो एटम का कुछ ऐसा 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सेंटर में ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिवली पार्ट, ये है न्यूक्लियस, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का आइडिया जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझना, ये वीडियो सेशन से ही ज्यादा चीजें क्लियर होगी तुम्हारे। जो मैंने थ्योरी बताई वो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वीडियो नहीं आएगा। अब देखो जो पार्ट हमने देखी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे जिन्होंने दूसरा स्ट्रक्चर और मॉडल दिया था। इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया, और इसमें इन्होंने ज्यादातर देखा है कि क्रॉस होकर साइड में जाके जो है वो, ठीक है, स्पेस पे से पास हो रहे थे और बहुत थोड़े एंगल पे जो है वो रिबाउंड हो रहे थे। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्फीयर में नहीं है बल्कि सेंटर में, और दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये था मॉडल किसका, रदरफोर्ड का मॉडल, जिसके तहत उन्होंने बताया था, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसी चीज को उन्होंने समझाने की कोशिश भी की। समझ गए? ये बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड की पिक्चर भी आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने दुनिया के सामने अपना पेश किया था। ये था वो सेटअप जो हमने थोड़ी देर पहले थोड़े से और तरीके से देखा। ये लेड बॉक्स है, ये लेड स्लिट है, और इसमें से ये अल्फा पार्टिकल की रेज निकलेगी, और ये गोल्ड फॉइल रखी गई है। लुक एट इट, गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे, और टकराने के बाद जो ज्यादातर स्पेस है वो, ठीक है, उसमें से वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिनको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, देखो क्रॉस हो रहे, ज्यादातर क्रॉस हो रहे। इससे पता लग रहा है कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। और ये देखो छोटे छोटे एंगल पे जो ये आपको बैंड होते हुए दिख रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं सेंटर में है। और इस चीज को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखने की कोशिश की तो पता लगा कि ये जो रीबाउंडिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है बिकॉज ज्यादातर स्पेस में खाली जगह है, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल पास होकर सीधे क्रॉस हो रहे हैं, और जो न्यूक्लियस के पास जो जा रहे हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस एंगल पे वो धीरे धीरे वापस, ठीक है, रिबाउंड कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है। तो ये देखो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ये भी उसी तरीके का एक चीज दिखा रखा है आपको। लुक एट इट। तो ये कुछ बातें बताने की कोशिश की गई थी, ठीक है, और फिर इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो भी काफी स्पेसियस था, और इसी आइडिया के बेस पे जो है, ठीक है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। बाकी बातें तो इसमें ज्यादा समझने की तुम्हारे लिए नहीं है। बस ये देखो ये दिखा रखा है कि ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पे टकराएगा के इस जगह पे, छोटा सा पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका जो रेडियस बताया 10⁻⁻10 मीटर के बराबर था। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने एटम का दिया। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, ऑर्बिट घूम रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे, बट वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हो किस तरीके से घूम रहे, उनका मोशन क्या है। ठीक है, और यही रदरफोर्ड की एक वीक पॉइंट था। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये एक वेव है
जिसमें जो ऊपर की तरफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पैरेलल आपको दिखाई दे रही है इसके ऐसे करके 90 डिग्री पे वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी आपको बड़ी क्लासेस में देखने को और समझने को मिलने वाली है। देखिए जो बोर थे उनका भी मैं आपको वैसे ही सेशन दूंगा जैसे ये था। ये थोड़ा सा ऐसा, ये जो केमिस्ट्री वाली चीजें होती है ना इसकी थ्योरी आपको समझ में तभी आएगी जब आपके इसके पिक्चर आपके सामने होंगे। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। यानी कि जो कमियां रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में छोड़ी थी, एटॉमिक मॉडल में छोड़ी थी, उन चीजों को ठीक करने का काम किसने किया? नील्स बोर ने किया। तो तीसरा जो मॉडल दिया था एटम का वो नील्स बोर ने दिया था और वो सबसे ज्यादा अच्छा, एक्यूरेट और वेल एक्सेप्टेबल मॉडल था। Put forward the following postulate about the model of the atom and only certain special orbits known as discrete orbit। यानी कि जो कमी रदरफोर्ड ने छोड़ी थी कि वो ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे ये किस तरीके से घूम रहे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहे या इधर से उधर जाते रहते, इस बात को नहीं समझा पाए थे। इस बात को किसने क्लेरिफाई किया? नील्स बोर ने किया। उन्होंने बताया कि जो सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट है, ठीक है, नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने, दे आर अलाउड इनसाइड द एटम, वो सारी की सारी एटम के अंदर। ये जो तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये 3D स्ट्रक्चर है और ये 2D स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए 2D स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो सेंटर में जो आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस। इसके पास पहली जो शेल है, पहली जो सर्कल दिखाई दे रहा है, दिस इज द फर्स्ट शेल। उसके बाद ये दूसरा सर्कल जो इसके बाहर दिखाई दे रहा है ये सेकंड शेल है, ये सेकंड ऑर्बिट है। तो पहले शेल के अंदर उसने कहा, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 2। दूसरे में उसने कहा कि कितने आ सकते हैं, ठीक है, उसके उसमें होते हैं 8। उसके लिए उसने एक स्कीम दी थी जो मैंने तुम्हें जब चैप्टर कराया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, तो उस टाइम पे मैंने ये बात बताई थी कि स्कीम क्या थी? बोर बोर स्कीम उसे बोलते हैं, 2n² का एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो पहली ऑर्बिट है उसको आप 1 मानोगे, दूसरी ऑर्बिट को आप 2 मानोगे, तो जो n है वहां पे जब आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे आ सकते हैं। और जब आप सेकंड ऑर्बिट की बात करोगे तो नंबर कितना है सेकंड, तो 2 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये बात मैंने तुम्हें पहले भी सिखाई हुई है, बताई हुई है, आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का। सो व्हाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो उन्होंने बताया कि जब वो इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो अपनी एनर्जी बाहर नहीं भेजेंगे, और अगर वो एनर्जी बाहर नहीं भेजेंगे तो उनकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी और वो लगातार घूमते रहेंगे। जबकि ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इतना तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूम रहे, लेकिन वो एनर्जी रेडिएट करते हैं या नहीं करते इस बारे में उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये बात किसने बताई? नील्स बोर ने बताई। और इसी वजह से नील्स बोर का जो मॉडल था एटम का, अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मेनली फॉर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो नील बोर था ये बहुत सारी बातें तो इन्होंने बता दी, लेकिन ये बहुत सारी चीजों को बता नहीं सकते। जैसे ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा नहीं बता पाए, बोर का मॉडल जो था वो चार्ज पार्टिकल मॉडल माना गया। ये तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज ये लाइटेड कर रखा है, मतलब ये बड़ी क्लासेस की बात है, ये सिर्फ छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जीमैन इफेक्ट नहीं बता पाए, स्क्रॉन्जियर इक्वेशन नहीं बता पाए, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, इस चीज को हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज ये तुम्हारे लेवल की चीज फिलहाल नहीं है, 11th के लेवल की चीज है बेटा। तो यहाँ पे आ जाता हूँ जो मॉडर्न एटम हमारे पास है वो है आपका क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल जो था एटम का वो कुछ इस तरीके से था। क्वांटम का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर इस तरीके से घूम रहे। देखिए कुछ ऐसा दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एटम का स्ट्रक्चर, ये ऐसे बिल्कुल एक क्लाउड की तरह दिखाई देगा। और ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म को ऑर्बिटल बोलते हैं, एसपीडीएफ करके होते हैं। ये इतना डिटेल हमें इसलिए नहीं करा रहा हूँ बिकॉज ये सब चीजें 11th में आपके लिए होगी, तब तक आपको बेसिक बातों पर ध्यान देना है। अब आते हैं न्यूट्रॉन की बात करते हैं बेटा। न्यूट्रॉन 1932 के अंदर जे चैडविक जो थे, ही डिस्कवर द सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड द न्यूट्रॉन। यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका पता इसलिए नहीं लग पा रहा था क्योंकि लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो पार्टिकल है इस पे कोई चार्ज भी है या नहीं है। तो इसको इन्वेंट करने वाले, इसको डिस्कवर करने वाले जो थे वो थे जेम्स चैडविक 1932 में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। उसके बाद इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। इसको न्यूट्रॉन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। न्यूट्रॉन जो है लगभग सभी एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, जहां प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, सिंगल।
The mass of atom is therefore given by the sum of the masses of the proton and neutron present in the nucleus. उसके बाद जो है आगे देखें तो आपके पास जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो आई थिंक सभी बच्चों को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का पता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, पहले आते हैं जॉन डॉल्टन। केजे थॉमसन का दूसरा मॉडल था बेटा। तीसरा मॉडल जो हमें दिया था वो किसने दिया था? वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। और उसके बाद ये नील्स बोर का तीसरा मॉडल था। फिर 1926 में मार्क्स प्लैंक ने जो है क्वांटम मॉडल दिया। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही मॉडल है और उन्हीं के बारे में हमें जानना है। अर्नेस्ट मॉडल ने सिर्फ ये बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात इस तरीके से। ओके, उसके बाद अगर ये चार्ज इसमें से डिस्क्रीट हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी खो सकते हैं। इसी कमी की वजह से ऐसे देखो एटम अपना खत्म हो जाएगा, और अगर एटम खत्म हो जाएगा तो एटम की आइडेंटिटी नहीं रहेगी। ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, ये उनकी लिमिटेशन थी, खामी थी। नील्स बोर ने इसी चीज को जस्टिफाई करते हुए, समझाते हुए कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ऑर्बिट, डिस्क्रीट सेपरेट ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे हैं और ये अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं लूज करते, ना ये गेन करते ना लूज करते। और इसी वजह से जो टोटल एनर्जी होती है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की, वो फिक्स रहती है और कोई भी एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, खत्म नहीं करता। समझ पा रहे हो? ध्यान देना मेरी बातों पे सारा। इसलिए उन्होंने इनको नाम दिया, पहले शेल को के, दूसरे शेल को एल, तीसरे शेल को एम एन, या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से। और ये एक फॉर्मूला दिया 2n²। एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है। जैसे नंबर ऑफ शेल का मतलब अगर मैं के शेल की बात करूं तो के शेल फर्स्ट शेल को कहते हैं, उसमें 2 आएंगे। फिर एल के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, फिर 18 एंड 32। तो एन वाले शेल में 32, और ये 2n² वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये कुछ पूरी पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट को इसी तरीके से आइडेंटिफाई किया गया कि किस में कितने एटम्स है। ठीक है, तो जितने एटम्स होते हैं, जो भी एलिमेंट होता है, उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसीलिए कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना ही वो अपना चार्ज बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज ना करे। प्रोटॉन न्यूक्लियस में से ना बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। तो ये जो चीज थी ये नील्स बोर ने जस्टिफाई कर दी। उन्होंने कहा कि जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं और वो अपनी एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं करते। हाँ, वो गेन करेंगे तो एक्साइटेड हो सकते हैं, जैसे दिख रहा है ये एक्साइटेड हो रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो एनर्जी लूज करके वापस अपनी ही पोजीशन पे चले भी जाते हैं ऐसे करके। तो दैट वाज द आइडिया। और ये जो चीज थी इसे कहते हैं, ये था बोर का मॉडल। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। और ये इसका एक्चुअल जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ऑलराइट, तो हमने जो कुछ सीखा वो ये कि नील बोर ने 1913 में अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दिया, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ना तो लूज करते ना गेन करते। उन्होंने इन शेल को के एल एम एन करके नाम दिया और 2n² के फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में आ सकते वो बताया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इन्हीं चीजों को समझाते हुए बताया कि कोई भी एटम अपनी एनर्जी तब लूज करेगा अगर, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे और अपनी एनर्जी रेडिएट करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड होकर वो आगे पीछे जा सकते, बट अपनी एनर्जी कभी खत्म नहीं करते। तो ये था ओवरऑल, ठीक है, क्या चीज दिस वाज। अभी कितने बच्चे यहाँ पे अवेलेबल है? मैं तुम्हारी पहले एक फोटो खींच लूं, तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूं। कैमरे ऑन कर लो भी सारे अपने। ये बाकी बच्चे का इलाज एक ही है, इनके नाम काट दिए जाएंगे। आज हो जाना है फाइनल इनका हिसाब किताब। स्कूल में जाके बात करता हूँ। कैमरे ऑन रखना आयान। हम्म